यहाँ पर हमें पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ बतानी है एक स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स की। तो मान लेते हैं एक स्क्यू रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए है, इसका साइज़ 4x4 है, तो हमें पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसलिए इसकी आइगन वैल्यू क्या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वो यूनिट मॉडुलस होती हैं। यानी कि अगर हम मोड निकालेंगे तो वो क्या आएगा? यूनिट मॉडुलस मतलब या तो +1 या -1। लेकिन यहाँ पर यूनिट मॉडुलस का है यानी कि 1 आएगा। मोड वैल्यू तो 1 ही होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल और स्क्यू दोनों हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी है। लेकिन ऑर्थोगोनल होने की वजह से आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडल, इसलिए ऑप्शन ए की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम आयोटा का मोड वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा? 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन बी को अगर हम चेक करते हैं तो यूनिट मॉडुलस ठीक है, लेकिन +1 और -1 हमें ये बता रहा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो सकती है। यानी कि यूनिट मॉडुलस तो वो दोनों केस में है, लेकिन +1 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आइगन वैल्यू 0 यहाँ पर 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ऑप्शन बी यहाँ से रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आइगन वैल्यू जो है ना तो 0 है ना प्योरली इमेजिनरी, इसलिए ये ऑप्शन से डिस्कार्ड होगा। और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर 0 आइगन वैल्यू का जो मोड है यूनिट मॉडुलस नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए। मैट्रिक्स पी जिसका साइज 2x2 है दे रखा है, और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस 1 दे रखा है और डिटर्मिनेंट हमें -6 दे रखा है। तो हमें बताना है ट्रेस p⁴ माइनस पी क्यूब का ट्रेस बताना है। इसका मीनिंग है अगर किसी तरह से हम p4 की आइगन वैल्यू निकाल लें और p3 की आइगन वैल्यू निकाल लें, इनका सम करेंगे तो ये p4 का ट्रेस दे देगी, और इसका सम करेंगे तो ये p3 का सम दे देगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रेस p⁴ माइनस ट्रेस p क्यूब, इस तरह। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा p की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना, तभी हम उसके एक्सपोनेंट की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, -1 -6 इक्वल्स टू 0। ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से फॉर्म किया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट, इस कंसेप्ट को यूज करके हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन में आपको दो फैक्टर मिलेंगे, x-3 और x+2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइगन वैल्यूज क्या पॉसिबल है, 3 और -2। इस तरह से हमें p⁴ की आइगन वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी? 81 और 16। इसका मतलब इसका ट्रेस कितना होगा? 97। और p क्यूब की आइगन वैल्यू क्या मिलेंगी? 27 और -8। लेकिन हमें तो चाहिए था -p³। इस तरह से आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? -27 और 8। इसका सम क्या होगा? -19। अब हमें दोनों का सम चाहिए, यानी कि 97 - 19 आपको मिलेगा 78। तो जो आपसे पूछा गया था कि ट्रेस क्या होगा, तो वो 78 होगा। आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 ये हमें निकालना है, यानी कि कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एक अबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 24 है एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली ये बताना, इस प्रॉब्लम को इस तरह भी पूछा जाता है, द नंबर ऑफ
अबिलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 24 इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट पार्टीशन ऑफ अ नंबर, और इसको यूज़ करके हमें नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप मिल जाते हैं। तो पार्टीशन ऑफ नंबर जो है वो हम पी एन से डिनोट करते हैं। दिस इज पार्टीशन ऑफ अ नंबर। यहाँ पर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 24 दे रखा है, और 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3। इसका मतलब पावर्स में कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। यहाँ पर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स जो मिलता है वो पावर के पार्टीशन से मिलता है। यहाँ पर पावर 3 और 1 है, तो पार्टीशन ऑफ 3 इंटू पार्टीशन ऑफ 1 will give you non-isomorphic abelian group of order 24। ये मिलेगा। इन जनरल हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है, इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो n को हम लिख सकते हैं p1 रेज टू द पावर k1, p2 रेज टू द पावर k2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो p यूज किए गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको स्मॉल p कर लीजिए और पार्टीशन के लिए कैपिटल P यूज कर लीजिए। तो पार्टीशन ऑफ k1 इंटू पार्टीशन ऑफ k2 एंड सो ऑन विल, ये जो होगा ये हमें देगा नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स। तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ 3 की जो वैल्यू होती है वो 3 ही होती है, और पार्टीशन ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3, और अनदर वे में 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, और अनदर वे में 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 डिस्टिंक्ट वे में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ 3 की वैल्यू 3 और पार्टीशन ऑफ 1 1। सो इसका जो आंसर होगा वो 3 आंसर होगा। यहाँ पर हमें भी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जो जिसमें पॉलिनोमियल बिलोंग करते हैं 1 वेरिएबल के, और रियल कोफिशिएंट्स हैं, और उनकी डिग्री एट मोस्ट 20 है। तो हमें यहाँ पर दो सब स्पेस W1 और W2 डिफाइन करे गए हैं। हमें बतानी है डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक एलिमेंट को, यानी कि Px को हम मान लेते हैं जो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ये W1 की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और W2 की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर ये एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग होगा कि P1 की वैल्यू 0 होगी, P हाफ की वैल्यू 0 होगी, P5 की वैल्यू 0 होगी, और P7 की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर सभी की वैल्यू 0। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, P हाफ का वैल्यू 0 है, P3 0 होगा, P4 भी आपका 0 होगा, और P7 जो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। तो हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन हो गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन है V, उसमें क्या बिलोंग करते हैं, वो सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 20 है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 21। यहाँ पर W1 में जो एलिमेंट है वो P V से ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए W की जो डायमेंशन होगी वो 21 माइनस कितनी कंडीशन है हमारे पास इंडिपेंडेंट, 6 कंडीशन है। तो 21 माइनस 6 15, इंटरसेक्शन की डायमेंशन 15 होगी। यहाँ पर हमें एक वेक्टर स्पेस दिया है जिसको स्क्रिप्ट M से दिखाया गया है और इसके एलिमेंट जो हैं वो 2/3 मैट्रिसेस हैं रियल एंट्रीज के। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T M से M पर डिफाइन की गई है, यानी कि सेम वेक्टर स्पेस पर। आपको यहाँ पर T का रिलेशन भी गिवन है, आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ T क्या होगा। तो सबसे पहले हम T के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन के लिए हमें बेसिस चाहिए होगा। तो अगर कोई भी इन जनरल 2/3 का मैट्रिसेस है 2/3, तो उसके लिए हमें बेसिस देखना है। बेसिस क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बेसिस के एलिमेंट्स लिख देता हूँ।
तो 1 0 0 0 0 0 पहला एलिमेंट ये होगा, फिर 0 1 0 0 0 0 सेकेंड ये एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा 0 0 1 0 0 0 फोर्थ 0 0 0 1 0 0 नेक्स्ट टू एलिमेंट्स होंगे 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1 इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको E1 कॉल कर देता हूँ, E2 E3 E4 E5 E6। सबसे पहले मैं इमेज देखता हूँ E1 की। E1 की अगर मैं इमेज देखता हूँ तो मुझे मिलेगी 0 0 1 0 0 0 और अगर मैं बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 1 E3 प्लस 0 E4 प्लस 0 E5 इंटू प्लस 0 E6। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो 1 बाय 1 आप यहाँ पर इमेज फाइंड आउट करेंगे बेसिस एलिमेंट की, फिर TE2 फाइंड आउट करेंगे, वो आपको मिलेगा 0 0 0 0 0 1। फिर TE3 वो आपको मिलेगा 0 0 0 1 0 0। TE4 0 1 0 0 0 0। TE5 इक्वल्स टू होगा 0 0 0 0 1 0 और लास्ट TE6 ये आपको मिलेगा -1 0 0 0 0 0। अब इस तरह से अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिखता हूं तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 0 0 0 0 0 -1 सारे एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 होगा। मैं एक बार मैट्रिक्स राइट कर देता हूँ, आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं ये मैट्रिक्स किस तरह हम राइट करते हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखी जाती है और उसके कोफिशिएंट। और लास्ट रो होगी इसमें 0 1 0 0 0 0। यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किस तरह से करनी है, जैसे कि आप फोर्थ को थर्ड पर ले गए, इसको आप यहाँ पर ले आइए। सबसे लास्ट जो सेकंड में है, जो लास्ट है उसको आप सेकंड लास्ट पर ले आइए, सेकंड पर। थर्ड वाली को आप फर्स्ट पर ले आइए, जो थर्ड पर है उसको आप फर्स्ट पर ले आइए और जो फर्स्ट वाली है उसको आप लास्ट में ले आइए और जो सेकंड में है उसको फोर्थ पोजीशन पर ले आइए, सेकंड वाली को फोर्थ पोजीशन पर। इस तरह से जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है अप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 0 0 और लास्ट एंट्री 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 और लास्ट रो आपको मिलेगी 0 0 0 0 -1। आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिली है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू -1, यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट इक्वल्स मिलता है -1।
पर मैट्रिक्स एम दे रखा है जिसका साइज है 4/3 और यहाँ पर एंट्री जो है वो फील्ड से आ रही हैं और उस फील्ड में 3 एलिमेंट हैं, तो उसको मैं F3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 एलिमेंट्स को डिनोट कर दिया मैंने। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ रैंक 3 इन एम। एम के अंदर कितने ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनकी रैंक 3 होगी, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैट जो वेक्टर स्पेस एम है उसमें जो साइज है मैट्रिसेस का वो 4/3 है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो साइज होता है उसकी जो रैंक है वो एटमोस्ट हो सकती है मिन ऑफ साइज, यानी कि जैसे 4,3, तो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, 3 हो सकती है 3 से कम, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली 3 बोल दिया है। अब हमें निकालने हैं कि ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे जिसकी रैंक 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप p कॉल कर दीजिए, p, यानी कि p इक्वल्स टू 3। हमें 3 रैंक के चाहिए, तो यहाँ पर इसको k कॉल कर दीजिए, और आपको यहाँ पर जो मैट्रिसेस का साइज दे रखा है m/n, यानी कि 4/3, तो m यहाँ पर कॉल कर दीजिए 4। अगर इस तरह से आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे p रेज टू द पावर m माइनस 1, p रेज टू द पावर m माइनस p रेज p p रेज टू द पावर m माइनस p रेज टू द पावर 2, और ये कहाँ तक जाएगा, k माइनस 1 तक, p रेज टू द पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर k का वैल्यू 3 है तो सिर्फ ये 2 तक जाएगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट 3 ब्रैकेट्स होंगे, तो p रेज टू द पावर 4 माइनस 1, और p की जगह भी 3 यूज कर लिया हमने, यहाँ पर 3 की पावर 4 माइनस 3 और 3 की पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर। इस तरह से हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।